सो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है यहाँ प्रवीण जी एस एकेडमी में। और आज बेसिकली लेक्चर फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को मैं कवर करूंगा एमसीक्यू टाइप में, और एसएससी के लिए जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ पे फाउंडेशन हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बेसिकली हम थरली कैसे यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो एमसीक्यू से बेसिकली आपका जितना भी आपने पढ़ा है वो सबसे पहले सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। और सेकंड, आपको एमसीक्यू सॉल्व करके ये पता चल जाएगा कि अभी आप का क्या लेवल है, मतलब कितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली कवर करेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस की, अलग अलग यूरोपियंस हमारी कंट्री में आए। जैसे सबसे पहले पोर्चुगीज आए, फिर उसके बाद डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, और फिर यहाँ पे आते हैं फ्रेंच। तो फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे। तो यहाँ पे बेसिकली जितने मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं ये सारा का सारा पोर्चुगीज के ऊपर है कि पोर्चुगीज ने क्या किया, अपने सेटलमेंट्स कहाँ बनाए, और काफ़ी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाई सी रूट। तो पहला यूरोपियन कौन था जो इंडिया पहुंचा था सी रूट से? तो वो था बेसिकली वास्को डी गामा। ठीक है, अच्छा वास्को डी गामा तो इज द राइट आंसर। वास्को डी गामा पहुंचा कैसे था? तो देखिए वास्को डी गामा बेसिकली कहां से निकला था? पोर्चुगल से। हाँ, पोर्चुगल जो है बेसिकली पोर्चुगल कंट्री का नाम है, वहीं से आपका रोनाल्डो भी है। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा पोर्चुगल का था। दूसरा, वास्को डी गामा जब निकला यहाँ पे सी रूट, मतलब इंडिया को डिस्कवर करने के लिए, सी रूट डिस्कवर करने के लिए, तो उसने फॉलो किया पाथ किसका? तो उसने फॉलो किया पाथ बेर्थमेलो डियाज का। बेर्थमेलो डियाज जो था ना बेसिकली वो भी मतलब सेलर था, और वो इंडिया आने के लिए ही निकला था। बट क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका के पास आकर वो रुक गया। ठीक है, क्योंकि काफी तूफान आ गया और सिचुएशन ऐसा नहीं था कि आगे वो बढ़ सके। बट उसने क्या किया कि इस जिस जगह पे रुका था, अफ्रीका के जिस जगह पे रुका था, उसको नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप का ये मतलब होता है कि उसको पूरा उम्मीद था कि जो इंडिया है वो इसके आगे ही है। तो आधा रास्ता तो वास्को डी गामा को पहले ही मिल चुका था। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचता है, वहां से बेसिकली वो चला जाता है कहाँ पे? एक कंट्री है मोजम्बिक। ठीक है, तो मोजम्बिक नाम का कंट्री है साउथ अफ्रीका के बाजू में। वहां पे पकड़ लेता है गुजराती व्यापारी को जिसका नाम रहता है माजिद, और माजिद को बोलता है कि तुम मुझे इंडिया जाने का रास्ता बताओ। तो माजिद भाई साहब यहाँ पे वास्को डी गामा को लेकर आते हैं इंडिया। तो जो गुजराती व्यक्ति है वो बेसिकली वास्को डी गामा को इंडिया लेकर आता है, और ऐसे वास्को डी गामा इंडिया पहुंच जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो क्रिस्टोफर कोलंबस बेसिकली भाई साहब निकले थे स्पेन से, और इनको भी बेसिकली इंडिया ही ढूंढना था, इंडिया का सी रूट ढूंढना था कि इंडिया आखिरकार कौन से तरफ है। ठीक है, ये इंडिया आने के लिए निकले थे, बट ड्यू टू हैवी रेनफॉल और ड्यू टू बैड वेदर ये बेसिकली चले जाते हैं कहाँ पे? वेस्ट इंडीज की तरफ, मतलब कैरेबियन आइलैंड की तरफ। ठीक है, और कैरेबियन आइलैंड की तरफ जब चले जाते हैं तो वहां पे बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे तो काफी आइलैंड आइलैंड है, और इनको लगता है कि इंडिया यही है। तो उसका नाम रख देते हैं वेस्ट इंडीज। क्यों? बिकॉज वेस्ट इंडीज जो है वो यूरोप से वेस्ट के तरफ में है। ठीक है, और फिर कैरेबियन आइलैंड से निकल के वो पहुंच जाते हैं अमेरिका। तो जब अमेरिका वो पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंचने पे जब वो अमेरिका के सी रूट, मतलब वहां पे जब कोस्टल एरिया के पास पहुंचते तो वहां से बेसिकली कुछ लोग निकलते हैं जंगलों से। ठीक है, भाला वाला लेकर, और वो बेसिकली रेडिश होते हैं, उनका स्किन जो होता है वो रेड होता है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस को ये लगता है कि ये लोग बेसिकली क्या है? इंडियन है, और स्किन से रेड है, तो उनका नाम वो रख देते हैं रेड इंडियन। ठीक है, नाम रख देते हैं रेड इंडियन। ठीक है, आज भी जो अमेरिका के रियल लोग हैं उनको रेड इंडियन बोला जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है वास्को डी गामा रीच इंडिया इन विच ईयर। तो इसका आंसर बहुत क्लियर है, 1498। वास्को डी गामा 1498 पे इंडिया में आता है, और इंडिया में कहाँ पे आता है? तो आता है कोचीन में। ठीक है, कोचीन कहाँ पे है? तो आज के डेट में केरला में है। ठीक है, और कोचीन में बेसिकली क्या होता है, कौन उसका स्वागत करता है? तो उसका स्वागत करता है जैमोरिन, याद रखिएगा आप। तो 1498 में वास्को डी गामा भाई साहब इंडिया आ जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्को डा गामा लैंडेड एट विच इंडियन पोर्ट। तो इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कोचीन में। ठीक है, कैलिकट में नहीं, कैलिकट उन लोग का ट्रेडिंग सेंटर बनता है, बट कैलिकट में नहीं। सूरत पहला
यहाँ पे फैक्ट्री खोलते हैं कौन? ब्रिटिश। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश और फ्रांस ये दोनों लोग अपना पहला फैक्ट्री सूरत में ही ढूंढते हैं, मतलब ओपन करते हैं पहला फैक्ट्री। और गोवा जो है बेसिकली वो पोर्चुगस का पहला यहाँ पे कॉलोनी बनता है, या फिर समझ सकते हो कि पहला टेरिटरी बनता है। और गोवा में पोर्चुगीज ने कम से कम 450 साल रूल किया। कितने साल? 450 साल। और जितनी भी मिशनरीज एक्टिविटी हैं, बहुत लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। बाद में 1542 में एक्चुअली सेंट जेवियर फ्रांसिस करके भी इंडिया आ गए, और उन्होंने बेसिकली अपनी मिशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट की एट गोवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, कोचीन। नेक्स्ट पे आते हैं, वास्को डी गामा बिलोंग टू विच कंट्री? तो वास्को डी गामा कहां से था? तो वो था बेसिकली पोर्चुगल से। स्पेन से कौन था? तो स्पेन से बेसिकली था यहाँ पे कोलंबस। ठीक है, फ्रांस, तो फ्रांस से तो ऑलरेडी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, विच यूरोपियन नेशन वॉज द फर्स्ट टू स्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया थ्रू एक्चुअली सी रूट? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कौन से यूरोपियन कंट्री ने सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन स्टार्ट किया था? तो उसका आंसर बेसिकली आएगा पोर्चुगीज। हालांकि ये सभी लोगों ने किया था बाद में जाकर ग्रेजुअली, बट पोर्चुगीज सबसे पहले थे। ठीक, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप? सो आंसर आएगा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वास्को डी गामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच पोर्चुगीज गवर्नर कैप्चर्ड गोवा इन 1510? मतलब कि 1510 में कौन से पोर्चुगीज गवर्नर ने गोवा को कैप्चर किया था? तो याद रखिएगा उसका नाम बेसिकली है अल्फेंसो डी एल्बेक्यूरिक। बिकॉज जो अल्फेंसो डी, सबसे पहला गवर्नर कौन रहता है? तो वो रहता है अल्मीडा। अल्मीडा जो होता है उसके जाने के बाद बनता है एल्बेक्यूरिक। एल्बेक्यूरिक 1509 से लेकर 1514 तक यहाँ पे पोर्चुगीज का गवर्नर रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इन दिनों में, इन 1514 तक जो एल्मीडा अल्फेंसो डी एल्बेक्यूरिक है, ये पोर्चुगीज को काफी मजबूत करके जाता है, काफी टेरिटरीज, काफी फैक्ट्रीज, काफी वॉर भी लड़ता है। मतलब यहाँ पे जो एक पावर होता है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है पोर्चुगीज को इंडिया के अंदर, तो वो होता है अल्फेंसो डी एल्बेक्यूरिक। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो होता है वो फर्स्ट गवर्नर रहता है। ठीक, द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया वॉज, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज अल्मीडा। अल्मीडा वही व्यक्ति है जो ब्लू वाटर पॉलिसी भी लेकर आता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, अल्मीडा एसोसिएटेड विथ विच पॉलिसी? अच्छा, अल्मीडा जो है कौन सी पॉलिसी से यहाँ पे रिलेटेड है? तो वो है ब्लू वाटर पॉलिसी। बिकॉज देखिए, आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि उस समय में नेवी बहुत पावरफुल होनी चाहिए थी। बिकॉज सारा जो काम था, शिपिंग था, इंपोर्ट था, एक्सपोर्ट था, लड़ाइयाँ जो भी होती थी, सब नेवी के द्वारा ही होती थी। तो हर कंट्री ये चाहती थी कि हमारा नेवी हो, बहुत स्ट्रांग हो। और उस समय जो पोर्चुगीज थे उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए अपने नेवी के दम पे उन्होंने इंडियन ओशियन को पूरी तरीके से कैप्चर करके रखा था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी हमेशा याद रखिएगा किसने स्टार्ट किया था? अल्मीडा ने। अच्छा, फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है? तो देखिए, फॉरवर्ड पॉलिसी बेसिकली यहाँ पे ब्रिटिशर्स लेके आते हैं, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन बेसिकली क्या रहता है? गवर्नर जनरल रहता है इंडिया का 1884 से लेके 1888 तक। और यहाँ पे फॉरवर्ड पॉलिसी का मेन पर्पस रहता है रशिया को यहाँ पे रोकना, और रशिया को एक तो रोकना, और दूसरा अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना। बिकॉज देखो, अफगानिस्तान को अंग्रेजों ने डायरेक्ट रूल नहीं किया था, बट इनडायरेक्ट रूल किया था बाय चेंजिंग थ्रोन, मतलब सत्ता परिवर्तन करके। लॉर्ड डफरिन ने ये सोचा कि किसी भी तरीके से यहाँ पे रशिया जो है अफगानिस्तान पे हावी नहीं होना चाहिए। और उस समय एक कॉन्सेप्ट चला था जिसको बोलते हैं ग्रेट गेम। ठीक है, और ये ग्रेट गेम किसके किसके बीच में चल रहा था? तो ये ग्रेट गेम चल रहा था रशिया और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा आप, रशिया और ब्रिटिश के बीच में चल रहा था। तो लॉर्ड डफरिन ने, इनके समय में एक और काम हुआ था, आईएसी फाउंड हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब हुआ था? 1885 में।
दूसरा यहाँ पे डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड एंड रूल तो आपको पता ही है ब्रिटिशर्स लेके आए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कौन लाया था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था बाय लॉर्ड डेलहौजी। और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने बेसिकली फिर क्या कराया था, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसके लिए, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857। स्पेशली आपको नाम याद होगा क्वीन ऑफ झांसी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया वॉज, कौन है रियल फाउंडर, दैट इज एल्बेक्यूरिक। मैंने आपको बताया था कि एल्बेक्यूरिक के आने के बाद काफी चेंजेस हुए। सबसे पहले गोवा इसने कैप्चर किया, गोवा में इसने सती प्रथा को बैन किया। ठीक है, सती प्रथा को बैन करने के बाद गोवा के अंदर इसने इंटर रिलीजन मैरिज स्टार्ट किया। मतलब यहाँ पे पोर्चुगीज लोगों को बोला कि तुम यहीं सेटल हो जाओ, यहाँ की औरतों के साथ शादी कर लो, यहीं सेटल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अलग अलग प्लांटेशन भी यहाँ पे इन लोगों ने प्लांटेड किए, लाइक काजू हो गया, टमाटर हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई, तंबाकू हो गया, ये सब लाया। तो एल्बेक्यूरिक ने काफी काम किया, इंडियन ओशियन को कैप्चर किया। ठीक है, कैब्रल कौन है एक इंपॉर्टेंट, तो कैब्रल बेसिकली इंडिया के अंदर आता है 1500s में। ठीक है, ये भी मतलब पोर्चुगल से ही रहता है और 1501 तक 1 साल के लिए रहता है। इसके समय में काफी मारकाट होता है, बॉम्बार्डिंग होती है और लड़ाइयाँ स्पेशली होती है फॉर दी सेटलमेंट, कंपनी खोलने के लिए। तो लोकल लोगों के साथ इसकी काफी भिड़ंत होती रहती है। ठीक है, तो पोर्चुगीज के देखो 3 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे। एक तो था कोचिन, कैलिकट और कैन्नौर। ये तीनों इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे किसके, पोर्चुगीज के। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि गोवा बिकेम द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज, तो गोवा बिकम द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज इन 1526। 1510 में यहाँ पे गोवा बेसिकली कैपिटल नहीं बना था यहाँ पोर्चुगीज का, उन्होंने कैप्चर करके तो रखा था बट गोवा को तब तक कैपिटल नहीं बनाया था। और जब गोवा यहाँ एज अ कैपिटल शिफ्ट होता है उस समय गवर्नर जनरल कौन रहते हैं पोर्चुगीज के, उसका नाम रहता है निन्नो डू कुंचा। तो निन्नो डी कुंचा जो रहते हैं बेसिकली वो रहते हैं यहाँ पे कौन, गोवा के मतलब पोर्चुगीज गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच यूरोपियन पावर इंट्रोड्यूस द कार्डा सिस्टम इन इंडिया। तो देखिए कार्डा सिस्टम क्या है वो समझेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली यहाँ पे वो थे पोर्चुगीज, और कार्डा सिस्टम पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। मेन पर्पस क्या था कार्डा सिस्टम का, मेन पर्पस कार्डा सिस्टम एक तरीके से नेवल पास था। ठीक है, नेवल पास का ये मतलब था कि कोई अगर यूरोपियन कंट्री या कोई भी शिप इंडियन ओशियन के अंदर एंटर करता है तो उनको बेसिकली पे करना पड़ेगा टैक्सेस। क्या पे करना पड़ेगा, टैक्सेस। अगर वो टैक्सेस नहीं पे करेंगे तो बेसिकली उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर यूरोपियन को सस्पिशन होता है कि जो शिप आ रहा है वो डेंजरस है, सो दे कुड अटैक ऑन दैट शिप, तो ये भी हो सकता है। तो कार्डा सिस्टम का बेसिक मतलब था नेवल पास। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है द पोर्चुगीज स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। तो पोर्चुगीज ने अपना पहला फैक्ट्री कहां पे स्टैब्लिश किया था, तो वो था बेसिकली कोचीन। कोचीन में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था। सूरत में, तो सूरत में 2 लोगों ने किया था, किसने किसने, एक तो ब्रिटिश और दूसरे फ्रेंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इज ऑल्सो नोन एज, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इज ऑल्सो नोन एज, क्या नाम था इसका, वीओसी। क्या नाम था इसका, वीओसी। तो वीओसी यहाँ पे राइट आंसर है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ये ऑफिशियल नाम था इस कंपनी का। लास्ट क्वेश्चन है आज का, डच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। तो डच ने अपना पहला फैक्ट्री इंडिया में कब इस्टेब्लिश किया था, तो देखिए डच कब आए थे इंडिया में, तो डच बेसिकली 1602 में आ गए थे। ठीक है, और डच जो थे वो काफी बड़े कॉम्पिटिटर थे किसके, पोर्चुगीज के, बिकॉज पोर्चुगीज के बाद ये सेकंड यूरोपियंस थे जो इंडिया के अंदर एंटर हुए थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी मसूलीपट्टनम। कहाँ पे स्टेब्लिश की थी, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम इन्होंने 1602 में आए थे। 1605 में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री स्टेब्लिश किया मसूलीपट्टनम में, और 1610 में अपना दूसरा फैक्ट्री स्टेब्लिश किया पुलिकट में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया
होगा। आई होप आपको सारे के सारे ऑप्शंस और सारे उनके आंसर्स आपको क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। ऐसे ही और जीएस वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब प्रवीण जीएस एकेडमी। थैंक यू सो मच।